Good morning, students. Students, I hope you all are doing good at your home, and welcome again in your social studies class. And today we are going to start the next topic of our chapter. As in our previous lectures, we were doing our chapter, that is outcomes of democracy. Okay. So today we are going to start the next topic of our chapter, that is accountable, responsible and legitimate government. ओके, सो यहाँ पे जब हमने पिछला लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था, सो उसके अंदर मैंने आपको आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बताया था कि हम लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, देयर आर लोट्स ऑफ थिंग्स विच इज डायरेक्टली इम्प्लीमेंटिंग इन आवर डेमोक्रेसी. सो उसका मतलब क्या है, ठीक है. अब हम इसके अंदर 3 टर्म्स को पढ़ते हैं, जिन 3 टर्म्स के ऊपर हमें कहा जाता है या हमें समझाया जाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है, या हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं. क्लियर. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ड्स है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट. ठीक है. अब आज जो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं, आज हम सिर्फ इन 2 वर्ड्स को करेंगे क्योंकि टॉपिक काफी बड़ा है और इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो एक तरह से इस टॉपिक की हमारी 2 वीडियोस बनेंगी, ये पार्ट 1 है और सेकंड हम इसके बाद में देखेंगे. ओके. सो इसमें फर्स्ट जो आता है आपका, दैट इज अकाउंटेबल. ठीक है. अगर मैं अकाउंटेबल को हिंदी में बात करूं तो अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही. ठीक है. Accountable, that means when you are assigning some responsibility to any person, that he or she is directly responsible for the result. ठीक है. यानी जब भी हम किसी पर्सन को कोई जिम्मेदारी देते हैं, कोई काम देते हैं, तो वो डायरेक्टली अकाउंटेबल हो जाता है. दैट मीन्स हम उससे जवाब मांगेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम योर असिस्टेंट टीचर. ओके. अब आपकी क्लास के अंदर आप बच्चे अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, देन आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और अगर अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते तब भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. तो प्रिंसिपल सर विल आस्क फ्रॉम मी, वो मुझसे ही पूछेंगे ना कि स्टूडेंट्स के मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं. ठीक है. तो आप समझे, यानी जब मुझे एक जिम्मेदारी दी गई आपको पढ़ाने की, आपको एजुकेट करने की, तो आप बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो मुझ पर है, यानी मैं अकाउंटेबल हूँ. किसके लिए? आपकी स्टडीज के लिए. ठीक है. तो आई थिंक अकाउंटेबिलिटी का मतलब या अकाउंटेबल का मतलब आपको समझ में आया होगा. ठीक है. या एक एग्जाम्पल हम और भी कर सकते हैं कि आपको क्लासरूम में कोई भी काम दिया जाता है, या समटाइम्स आपके टीचर्स आउटसाइड होते हैं तो आपको एज एन मॉनिटर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाते हैं. तो अगर पीछे से क्लास में कोई मेसी कंडीशन मिलती है तो डायरेक्टली टीचर आपसे ही पूछेगा आकर कि अंश ये क्यों हुआ. ठीक है. सो इसका मतलब क्या होता है कि यू आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट. क्लियर. अब आपको समझ में आ गया होगा. अब इस अकाउंटेबल वर्ड को हम अपनी जो गवर्नमेंट है उसके साथ क्यों जोड़ते हैं? देखिए, जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, डेमोक्रेसी सिस्टम की बात करते हैं, तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है. अब गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली है कि वो हर एक सिटीजन को प्रोटेक्ट करेगी. ठीक है. इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया जिसके अंदर पुलिस है या बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, सीबीआई है, ये सब क्या कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आर्मी फोर्स है, नेवी फोर्स है, एयर फोर्स है, ये सब चीजें क्या है, ये इन सबको लगा दिया है ताकि हम लोग प्रोटेक्ट रह सकें. ठीक है. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट करके हमने गवर्नमेंट बनाई थी. तो यानी गवर्नमेंट को अगर हमने अपना वोट दिया तो गवर्नमेंट डायरेक्टली जिम्मेदार हो जाती है हमारे यहाँ पे होने वाली सारी हैपनिंग्स के लिए, वेदर इट इज अ गुड और इट इज बैड. क्लियर. Accountable, who is taking responsibility, that person will give explanation about the result. यानी जो अकाउंटेबल होगा उसे जो भी काम दिया जाएगा वो पर्सन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे वो नेगेटिव आता है चाहे वो पॉजिटिव आता है. अब बात आती है कि जब हम एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात करते हैं, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस वी हैव फ्रॉम आवर गवर्नमेंट. यानी हमारी वो कौन कौन सी एक्सपेक्टेशंस है, हमारी उम्मीदें क्या हैं जो हम अपनी गवर्नमेंट से करते हैं. ठीक है. अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि वी शुड गेट द राइट टू चूज अवर लीडर. ठीक है. यानी हमारे पास एटलीस्ट इतना राइट होना चाहिए कि हम अपने लीडर को चूज कर सकें. वोटिंग सिस्टम है, गवर्नमेंट हर 5 साल के अंदर इलेक्शंस करवाती है. इतना पैसा क्यों खर्च करती है? वो इसीलिए
ताकि जो वोटिंग राइट आपको दिया गया है तो कभी भी सिटीजन्स को ये ना लगे कि ये वोटिंग जो राइट है ये सिर्फ नाम का है, क्योंकि हर 5 साल में आपके पास मौका होता है कि आप अपनी पसंद की जो गवर्नमेंट होती है उसको अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। क्लियर? पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अब देखिए, पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में अगर हम बात करें तो डायरेक्टली मैं और आप अगर बात करें तो हम लोग पार्लियामेंट में जाकर नहीं बैठ सकते हैं, हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, हम जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे भेजते हैं उनके थ्रू हम क्या कहते हैं, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर पार्टिसिपेटिंग। क्लियर? यानी जो भी डिसीजंस हो रहे हैं, जिस रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुना, हमने सेलेक्ट किया, वो रिप्रेजेंटेटिव जाकर हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो मांग है, हमारी जो भी एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से, हमारी एक्सपेक्टेशंस को वो ऊपर तक पहुंचाते हैं। ठीक है? और उसके बाद में गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग काम करती है। क्लियर? तो यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग। क्लियर? A government should be accountable to citizens। अब यहाँ पे फिर यही वर्ड आता है आपका अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मैंने आपको बता दिया, यानी क्या है, गवर्नमेंट। कौन है गवर्नमेंट? जो उस रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि अगर कुछ होता है देन आई एम हियर, आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट थिंग। ओके, नेक्स्ट, अ सिटीजन कैन आस्क क्वेश्चंस एंड इट इज कंपल्सरी फॉर गवर्नमेंट टू गिव द आंसर। ठीक है? अब देखिए, इसमें 2 चीजें कवर होती हैं। आप इसमें अकाउंटेबिलिटी यानी अकाउंटेबल भी है गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिव भी है, तो इसके साथ आपका दूसरा वर्ड भी साथ में आ गया। अब बात आती है वो रिस्पॉन्सिव जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब है अ गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड, यानी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब गवर्नमेंट कब रिस्पॉन्ड करेगी? जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट को हमें आंसर देना पड़े। ठीक है? अब चलिए आपको मैं अपने कंटेक्स्ट में बताती हूँ। ठीक है? आई एम योर सोशल स्टडीज टीचर, ओके, एंड आई एम द अकाउंटेबल एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। मैं रिस्पॉन्सिव भी हूँ और अकाउंटेबल भी हूँ। आप मुझसे कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, कोई डाउट लेते हैं, अगर मैं आपके डाउट क्लियर करती हूँ, जैसे आपका डाउट हुआ मैंने आपको रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, देन आई एम रिस्पॉन्सिव। और अगर मैंने नहीं किया देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिव। क्लियर? यानी रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि जो जिम्मेदारी मैंने आपको दी या आपने जो मुझे जो जिम्मेदारी दी, अब आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारे बच्चे के मार्क्स क्यों नहीं आए, मार्क्स कम क्यों आए या बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो कहीं ना कहीं मैं उनको जवाब दूंगी कि आपकी या तो स्टडीज में टाइम टेबल में प्रॉब्लम हो सकती है या आपके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आप टाइम पूरा नहीं दे रहे हैं। तो दैट मीन्स मैंने उनको जवाब दिया, और जो जवाब मैंने दिया वो मैंने किस लिए दिया? बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिव, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं उस चीज के लिए, इसीलिए मैंने आपको जवाब दिया। क्लियर? तो ये दोनों टर्म साथ में आती है। अगर आप रिस्पॉन्सिव हो तभी आप अकाउंटेबल हो, अगर आपको लगता है जवाब देना चाहिए तभी आप जवाब दोगे। क्लियर? करप्शन फ्री सिस्टम। अब एक ये उम्मीद भी हम रखते हैं कि चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम है या इकोनॉमिक सिस्टम है या सोशल सिस्टम है, कोई भी सिस्टम ऐसा जो हमारी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, अगर वो बनाती है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे करप्शन फ्री करना चाहिए, क्योंकि कितनी सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं या कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि करप्शन के कारण हम तक पहुंच ही नहीं पाती है। गवर्नमेंट इतनी सारी चीजें करती है, जैसे अभी रिसेंटली ड्यू टू द कोविड-19 गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गरीब लोग थे उन तक राशन पहुंचाया घर तक। लेकिन कोई जरूरी है कि जितना गवर्नमेंट ने किया उतना 100% जो था वो लोगों तक पहुंचा हो नहीं। ठीक है? उसमें से कुछ चीजें ऐसी होती है जो बीच में सिस्टम में ही अटक कर रह जाती है। ठीक है? और वो जो पूरा बेनिफिट होता है वो लोगों को नहीं मिलता। तो ये जो बीच का जो गैप रहता है यही करप्शन होता है। ठीक है? सो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से कि करप्शन फ्री जो एनवायरमेंट है वो हमें मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, इन डेमोक्रेसी वी ऑलवेज वांट एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट हु कैन आंसर अस फॉर द रिजल्ट्स। क्लियर? यानी हम एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं जो कि हमें जो भी रिजल्ट्स हुए हैं उनके लिए आंसर दे सके। हमने क्वेश्चन पूछा कि जो भी इलेक्शन थे उससे पहले आपने अपने चुनावी एजेंडे के अंदर कहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम अयोध्या मंदिर का एग्जांपल ले लेते हैं, जो अभी अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है। ठीक है? सो ये बीजेपी का एक एजेंडा था कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम इस डिस्प्यूट को भी क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है? और देखिए आज वो डिस्प्यूट सॉल्व भी हो गया।
ठीक है। अगर वो नहीं होता तो हम क्वेश्चन कर सकते थे कि ये आपका एजेंडा था या ये आपके प्रोमिसेस थे जो आपने पहले किए थे, पूरे क्यों नहीं हुए। क्लियर। और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट हमें उसका आंसर देगी। क्लियर, यहां तक समझ में आया सभी को? ओके। अब हम बात करते हैं, अब ये सारी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि हम ये मानते हैं कि हाँ हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होनी चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या जो डेमोक्रेसी है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट है। ठीक है, यानी इस डेमोक्रेसी इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। फिर हमारे सामने दो वर्ड्स आ गए हैं, इफेक्टिव क्या होता है, एफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इफेक्टिव और एफिशिएंट दो चीजें होती हैं। इफेक्टिव में क्या होता है कि आपका जो काम है दैट शुड बी ऑन टाइम, आपका वो टाइम पे होना चाहिए, चाहे आपकी जो कॉस्ट है, जो लागत है आपकी, वो कितनी भी अब चली जाए। ठीक है। जबकि एफिशिएंट क्या कहता है कि आपको काम टाइम पे पूरा भी करनी है और कॉस्ट भी हाई नहीं करनी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में मैं एक पेन बनाती हूँ। ठीक है। अब इस पेन को बनाने के लिए दो कंपनी है मेरी, दोनों कंपनी में ये सेम प्रोडक्ट बनता है। अब इसकी जो कॉस्ट है वो मैं एक महीने के 1000 पीसेस बनाती हूँ और मेरी कॉस्ट आती है 10 रुपीज। ठीक है। एक दूसरी कंपनी है जो महीने के अंदर 1000 पीसेस बनाती है लेकिन उसकी कॉस्ट क्या आती है, 20 रुपीज। ठीक है। अब बात क्या आती है कि मेरी जो कंपनी है जो कम कॉस्ट में जितना काम कहा गया उतना करती है तो मेरी कंपनी एफिशिएंट है। और जब वो कंपनी टाइम पे काम तो पूरा कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो वो क्या होगी, आपकी इफेक्टिव होगी। ठीक है। यानी इफेक्टिव में हम क्या करते हैं, टाइम का हम ध्यान रखते हैं और एफिशिएंट में हम कॉस्ट और टाइम दोनों का ध्यान रखते हैं। क्लियर, समझ में आया? अब जब हम इसको डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में करेंगे तब हम कैसे करेंगे, यानी हमारी डेमोक्रेसी में जो भी काम होते हैं क्या वो इफेक्टिव होते हैं, क्या वो जिस पर्पस के लिए किए जाते हैं वो उस पर्पस को पूरा कर पाते हैं, और क्या हमारे द्वारा जितनी भी या गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई जितनी भी जो पॉलिसीज हैं या जो भी बेनिफिट्स हैं क्या वो उन लोगों तक उसी लेवल तक पहुंच पाते हैं जहां पे हम पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है। तो हम इसमें मेन डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। डिसीजन मेकिंग कैसी होगी डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में। डेमोक्रेटिक कंट्री में स्लो विद लॉन्ग प्रोसेस। आपको भी पता है हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी में जब भी हमें एक लॉ पास करना होता है, एक छोटा सा अमेंडमेंट करना होता है, उस अमेंडमेंट को करने में या एक नया प्रोविजन जब लाना होता है तो उसको सालों साल लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? बिकॉज कितने सारे लोग हैं, डिस्प्यूट्स चलेंगे, कभी पार्लियामेंट में डिस्प्यूट होगा, कभी वो केस बंद हो जाएगा, कभी दोबारा से ओपन होगा, दोबारा से लोग उसकी फेवर करेंगे, फिर कुछ लोग होंगे जो उसके डिसफेवर में आ जाएंगे। दूसरा, आज के टाइम में आरटीआई का एक अधिकार मिला हुआ है, लोग आरटीआई लगा देते हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि एक चीज को पूरा होने में एक बहुत ही लंबा प्रोसेस जो होता है वो लग जाता है। ठीक है। सो उसके ऊपर जो डिसीजन आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है। लेकिन जो डिसीजन आता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट डिसीजन होता है। दैट मीन्स जब, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी का मेन मतलब क्या है, टू सेटिस्फाई अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी अगर हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो हमें जो भी डिसीजंस बनाने हैं वो एक लार्ज सेक्शन जो है सोसाइटी का उसको सेटिस्फाई करने के लिए बनाने हैं। और जब इतनी बड़ी कंट्री के अंदर हम एक ऐसा सिस्टम देखते हैं या एक ऐसा लॉ देखते हैं जिससे सभी लोग सेटिस्फाई हो जाए तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। क्लियर। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक में क्विक डिसीजंस होते हैं। क्यों? कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, कोई अपोज करने वाला नहीं है। यहाँ पे कभी आपकी अपोजिशन पार्टी खड़ी हो जाती है, कभी जो आपके जो लीडर्स होते हैं वो भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि अभी आपका रिसेंटली जो राजस्थान में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो। क्विक जो डिसीजंस हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, जैसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के अंदर आप देखिए वहां पे डिक्टेटर है, उसको जो डिसीजन लेना होता है वो क्विकली ले लेता है, कोई अपोज नहीं करता है उसको, कोई जो नॉर्मल सिटीजन है वो अपोज नहीं करता है और ना ही कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है वो वहां पे एग्जिस्टेंस करती है। ठीक है। लेकिन ये क्या करता है कि इट इज बेस्ड ऑन डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। अब एक बात और है, जो ये डिसीजन मेकिंग है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, दैट इज डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। देखिए डेलिब्रेशन यानी जब हम एक बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सेफ रखने की या सब लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो,
ठीक है। वैसे तो डेलिब्रेट का मीनिंग होता है जिसको बहुत सोच समझ के हैंडल किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे जितने भी जो डिसीजंस होते हैं उनको बहुत ही सोच समझ कर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है और इतनी सारी डाइवर्सिटी में अगर एक छोटा सा डिसीजन गलत हो जाता है तो एक बहुत बड़े सेक्शन जो है सोसाइटी के उसको अफेक्ट कर सकता है। नेगोशिएशन यानी बातचीत के माध्यम से, यानी सभी लोगों से राय ली जाती है। आपके जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, या आपकी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है, प्राइम मिनिस्टर है, तो सभी ना सभी ये क्या है, एक अगर किसी भी चीज को एक को पास करना है या एक चीज को प्रोविजन को लाना है तो ये सभी लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो यानी ये जो दो वर्ड्स हैं डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, ये हमारे डिसीजंस का आधार है, हमारे डिसीजन का बेस है। लोड्स ऑफ डिसीजन टू मेक इट्स इफेक्टिव एंड क्वालिटेटिव। ये डिस्कशन क्यों होती है? ताकि जो डिसीजन है वो गलत ना हो, इफेक्टिव उसको बनाया जा सके, उसको क्वालिटेटिव बनाया जा सके। यानी ऐसा कोई भी डिसीजन ना हो जो जल्दबाजी में लिया जाए, ताकि कल को किसी भी सेक्शन को या किसी तरह के भी किसी सिंगल पर्सन को भी कोई इसके कारण दिक्कत हो सके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। ये होती क्या है, कैसे ये डिसीजंस को इंप्लीमेंट करती है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी गवर्नमेंट से, दूसरा क्या हमारी गवर्नमेंट इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, डिसीजन मेकिंग हमारा कैसा रहता है नॉन डेमोक्रेटिक में और डेमोक्रेटिक में। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ठीक है, सो एक बार हम फटाफट से क्विक एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अकाउंटेबल यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो क्या करेगा, जवाब भी देगा। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि हमें अपना जो लीडर है उसको चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, हमें डिसीजन जो मेकिंग है उसमें पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए यानी वो जवाब दे लोगों को, और एक जो सिटीजन है उसको ये राइट मिले कि वो अपने क्वेश्चंस को पूछ सकता है और गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड, और गवर्नमेंट उससे रिस्पॉन्ड करेगी। करप्शन फ्री सिस्टम हम चाहते हैं। डेमोक्रेसी में हम हमेशा चाहते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट हमें मिले जो हमारा जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहे। डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेटिक में स्लो होती है, लॉन्ग प्रोसेस होता है, जबकि आपकी नॉन डेमोक्रेटिक में क्विक डिसीजंस लिए जाते हैं। डेमोक्रेटिक में ट्रांसपेरेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, जबकि नॉन आपके डेमोक्रेटिक है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होती है, हमें नहीं पता है कि जो डिसीजन लिए गए हैं वो किस बेस पे लिए गए हैं। ठीक है, और डेमोक्रेसी में हम क्या करेंगे, टू सेटिस्फाई लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हम कोशिश करेंगे कि हमारे डिसीजन से एक लार्ज सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है वो क्या रहे, सेटिस्फाई रहे। ये जो है दो चीजों के ऊपर बेस्ड है, डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन यानी बातचीत और बहुत ही सोच समझ कर लिया गया डिसीजन। ठीक है, और ये डिसीजन क्यों लिया जाता है, ताकि हमारे डिसीजन में क्वालिटी आ सके, यानी हमारे डिसीजन ज्यादा से ज्यादा लोगों से उससे सेटिस्फाई हो सके और लोगों के लिए वो फायदेमंद हो सके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो देन यू कैन मैसेज मी एंड आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो अकॉर्डिंग टू योर डाउट्स। ओके, एंड नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा इसका पार्ट 2, उसके अंदर हम ये जो एक लास्ट हमारा ये इसका लेजिटिमेट गवर्नमेंट बचता है, इसको हम आगे फर्दर नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।